टर्की और सऊदी अरब ने भारत के लिए कौन सी नई टेंशन्स खड़ी कर दी हैं? तालिबान रिजीम की कौन सी रिक्वेस्ट को भारत ने एक्सेप्ट कर दिया है? इजराइल ने कौन सी गुड न्यूज दी है? और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बारे में क्या कमेंट किए हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। न्यूज निकलकर आ रही है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्ग्यू गौर भारत आ गए हैं और मंडे से वह यूएस एम्बेसी इन इंडिया का चार्ज टेक ओवर करेंगे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सर्ग्यू गौर की भारत में अपॉइंटमेंट से भारत को कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होगा। हालांकि उसके लिए भी हमें एटलीस्ट 6 से 7 महीने वेट करना होगा। इसके साथ ही न्यूज निकलकर आ रही है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है, अब कंपनी ने रशियन ऑयल पूरी तरह से रोकने के बाद वेनेजुएला क्रूड ऑयल के लिए अमेरिका को रीच आउट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राइटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकलकर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए यूएस गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मांगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएस स्टेट एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ मीटिंग्स करके ऑथराइजेशन सिक्योर करने के एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अब यह पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएल क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए अप्रूवल देगा। इससे पहले भी रिलायंस को वेनेजुएला का क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए अमेरिका ने अप्रूवल दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी सारे अप्रूवल्स कैंसिल कर दिए थे। और अब निकोलस माधुर के रिमूवल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से फ्रेश अप्रूवल्स लेने की कोशिश कर रही है। एंड अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर, और यह भारत के लिए भी चिंता का विषय है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकलकर आ रही है कि टर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देश डिफेंस के लिए आएंगे। रिपोर्ट्स आ रही है कि टर्की की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अर्दगान इस एग्रीमेंट को एक ट्रायलट्रल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि एक ट्रायलट्रल ट्रीटी की तरह, जिसमें अगर टर्की के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मदद करने आएंगे, और सेम इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो फिर सऊदी अरब और टर्की रेस्क्यू करने आएंगे। यानी कि टर्की भी इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना चाहता है। अभी तो खैर ये एग्रीमेंट तीनों देशों के बीच में साइन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो फिर ये भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सऊदी अरेबिया 24 पोजीशन के ऊपर है, यानी कि काफी नीचे है। लेकिन टर्की की सेना दुनिया की 9वीं सबसे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री है। इवन पाकिस्तान का रैंक 12वां है और टर्की की सेना पाकिस्तान से भी स्ट्रांग है। ऐसे में अगर भारत के साथ युद्ध में टर्की भी पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आता है, अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, नेवल वॉरशिप्स और बाकी वेपन्स जो सारे वेस्टर्न लेवल के हैं उनको भारत के खिलाफ डिप्लॉय करता है, तो फिर एक साथ इनको काउंटर करना भारत की सेना के लिए भी काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। ऊपर से टर्की तो नाटो का भी हिस्सा है, जिसकी वजह से अगर भारत के साथ कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का अम्ब्रेला है, जिसकी वजह से पहले सऊदी अरेबिया और अब टर्की पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में इस ट्रीटी को यह 3 देश और भी एक्सटेंड करके दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को भी इसमें शामिल करें और नाटो लाइंस की तरह मुस्लिम कंट्रीज की एक नई लाइंस खड़ी हो जाए, जहां पर एक भी मुस्लिम देश के ऊपर हमला करना बाकी सभी के ऊपर हमला करना माना जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर टर्की भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन करता है तो भारत के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है और भारत की सरकार को अपने डिफेंस बजट के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की भारत में जो एम्बेसी है वहां पर तालिबान ने अपने नए स्टाफ की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि तालिबान अपने भरोसेमंद डिप्लोमेट्स को भारत भेजना चाहता है।
इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के समय के डिप्लोमेट्स को रिप्लेस करने की परमिशन दी जाए और अब भारत के अप्रूवल के साथ तालिबान रिजीम ने नूर अहमद नूर को भारत भेज दिया है, जो अफगानिस्तान की भारत में एम्बेसी का चार्ज संभालेंगे और परमानेंटली न्यू दिल्ली में रहने वाले हैं। नूर अहमद नूर इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर थे और तालिबान रिजीम के भरोसेमंद माने जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्रालय को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी कंट्रीज के ऊपर स्टेटमेंट इशू की है, जो बताती है कि भारत सरकार का इस समय क्या स्टैंड है। सबसे पहले तो हैरानी वाली यह बात है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के अंदर हुए एक इंसिडेंट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। दरअसल अमेरिका में मिनियापोलिस नाम की एक जगह है। रिसेंटली यहां पर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने 37 साल की एक महिला के ऊपर फायर करके उसकी हत्या कर दी थी। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन लोगों को काफी पॉलिटिकल बैकिंग मिल गई है और ये डिपार्टमेंट काफी एक्टिव हो गया है। इनका काम है अमेरिका में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर जेल में डालना और कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको डिपोर्ट करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आइस डिपार्टमेंट काफी अग्रेसिव अप्रोच ले रहा है, जिसमें रेड्स, पब्लिक प्लेसेस से सडन अरेस्ट और इवन लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वर्क प्लेस और इस तरह की सेंसिटिव जगहों को भी यह लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लीगल माइग्रेंट्स और लीगल सिटीजन्स भी अमेरिका के अंदर काफी इनसिक्योर फील करने लगे हैं। और ये जो महिला की हत्या की गई है, ये भी एक यूएस सिटीजन ही थी और यूएस बोर्न थी। इस इंसिडेंट के बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की अमेरिका के अंदर काफी आलोचना हो रही है। और इसी घटना के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कमेंट करते हुए कहा कि मिनियापोलिस शूटिंग की डेवलपमेंट्स को लेकर भारत भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हम इस घटना को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी रहती है, जिसमें भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं। इसीलिए इस मामले के ऊपर हम करीबी से नजर बनाए बैठे हैं। ये छोटा सा कमेंट किया है भारत ने। इसके साथ ही अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने के ऊपर भारत ने कहा है कि हमने अमेरिका की अनाउंसमेंट देखी है। हम बस यह कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को लेकर 125 देशों में अपना मैंडेट सक्सेसफुली प्रमोट किया है। यानी 125 देश हमारे साथ हैं। हम अपने गोल्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। भारत आज भी मल्टीलैटरलिज्म का सपोर्ट करता है और हमारा मानना है कि ग्लोबल मुद्दों के ऊपर सभी देशों को एक साथ मिलकर कंसल्टेटिव और कोलैबोरेटिव एक्शन लेना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ये कहना है भारत का। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों की सिचुएशन के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनके घर और बिजनेस के ऊपर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले बार बार हो रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स को जल्दी और सख्ती से डील करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इन इंसिडेंट को पर्सनल दुश्मनी, पॉलिटिकल लड़ाई या फिर किसी और बहाने से जोड़कर बांग्लादेश की सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसा करने से हमला करने वालों का हौसला और भी बढ़ता है और माइनॉरिटीज के अंदर डर और इनसिक्योरिटी और भी गहरी हो जाती है। चाइना ताइवान सिचुएशन के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कमेंट किया है, एंड इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भारत का इंटरेस्ट है, यह कहां है। भारत ने कहा है कि हम सभी पार्टी से अनुरोध करते हैं कि सावधानी बरती जाए, कोई यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा फैसला ना किया जाए और बिना थ्रेट या फिर बिना फोर्स का इस्तेमाल किए शांति से मसलों को सुलझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। इजराइल ने पाकिस्तान को एक आज बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पिछले कई महीनों से न्यूज निकल कर आ रही थी कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होने वाली है, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है और पाकिस्तान भी अपनी सेना के ट्रूप्स भेजकर गाजा की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान के ट्रूप्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। ये न्यूज तो वैसे हमने पिछले कल ही कवर करनी थी, लेकिन पिछले कल की न्यूज 10 मिनट से बड़ी हो गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिव नजर ने कहा है कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होनी है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के किसी भी रोल को इजराइल डिसअप्रूव करता है। नॉर्मली वही देश आपस में कून ऑपरेट कर सकते हैं जिनके बीच में ट्रस्ट यानी